कुछ जानकारी दूंगी और मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके कोई सवाल हो या अगर आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग संविधान जिस मतलब 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो जो भारत का संविधान है जिसका लिखना और जो कंप्लीशन हुआ था वो है ये उस दिवस को हम लोग भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारतीय संविधान हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है और ये हमारी जो दैनंदिन जीवन है उसमें किस तरह से हमारे हक और अधिकार हमें दिलाता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूँ। तो अगर अगर हम सबको पता है तो भारत का संविधान लिखने वाली जो कमेटी है उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बाकी लोग जो इस कमेटी में थे, उन्होंने भारत का संविधान लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हमें पहले सोचना चाहिए। भारत का संविधान इसलिए लिखा गया कि स्वतंत्रता से पहले और ब्रिटिशों के आने से पहले भी हमारे देश में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं हम, असमानता या फिर भेदभाव जिसको कहते हैं, ये हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों पर किया गया है। मतलब आपका रंग कैसा है, आप किस कैटेगरी में है, मतलब किस जाति से है, आपका धर्म क्या है, आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपकी संपत्ति क्या है, इन सभी चीज़ों के ऊपर से हमारे भारत में हमेशा से असमानता रही है। और इस असमानता का कारण जो है हम ये सबसे पहला कारण है कि भारत के लोगों को जातियों में बांटा गया है और भारत के लोगों को जातियों में बांटने के बाद उन लोगों में ही आपस में द्वेष निर्माण हुआ है, नफरत निर्माण की गई है एक दूसरे के लिए। तो ये सबसे पहला कारण है हमारे देश में असमानता का और जातीय भेदभाव का। इस भेदभाव को सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने एक्सपीरियंस किया है या उन्होंने फेस किया है। जब वो अपनी ब्राह्मण दोस्त की शादी में जा रहे थे तो उन्हें उनकी जाति से लेकर उनको असमानता का ट्रीटमेंट दिया गया, उनको ट्रीट किया गया है ना, उनके साथ वैसी व्यवहार किया गया। तो इसी वजह से तब जाकर मतलब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को ऐसा लगा कि ये असमानता जो है आज मेरे साथ हो रही है और ऐसे मेरे जैसे और भी बाकी लोगों के साथ में हो रही है। हालांकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एक पढ़े लिखे इंसान थे, उनका ऐसा नहीं था कि वो कहीं अशिक्षित है या फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तभी भी उनके साथ ये असमानता का व्यवहार किया गया। तो इस असमानता के व्यवहार के चलते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सोचा कि इस असमानता के व्यवहार को हमें बंद करना होगा और इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन के तौर पर उन्होंने देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ये असमानता का व्यवहार तो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो भारत देश की महिला है उसके साथ उससे भी बदतर जो व्यवहार है वो किया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो औरतें जिनके हस्बैंड मर जाते हैं उसके बाद उनको एक तो आग में धकेला जाता है, उन्हें जलाया जाता है, सती प्रथा जिसको कहा जाता था। और उसके बाद अगर भले ही उसको जलाया ना जाए लेकिन उसके बाद भी वो महिला जो है वो दोबारा अपनी जो लाइफ है वो शादी नहीं कर सकती है। हालांकि अगर किसी पुरुष की महिला का निधन होता है या एक्सपायर हो जाती है तो वो पुरुष भले कितनी ही शादियाँ कर पाता था, ठीक है। तो ये जो हालात है ये हमारे देश में पहले बहुत ज़्यादा थे। तो पहले तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इसका विरोध करते हुए स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, ठीक है। तो स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार इसलिए दिलाया क्योंकि जब तक जो घर की मतलब पहले तो ये नहीं था, जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी तो औरतें भी या महिलाएं भी इक्वल लेवल पे, समान लेवल पे उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी और उनको अधिकार भी दिए जाते थे। लेकिन जाति प्रथा भारत में आने के कारण
महिलाओं को सबसे कम दर्जे का माना जाता था, और इस कम दर्जे को हटाने के लिए पहले महिलाओं ने खुद समझना ज़रूरी है कि उनके लिए सही क्या है और उनके लिए गलत क्या है। और ये समझाने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रावधान लाया, जिसमें उन्होंने ऐसा नहीं है कि मैं बस बाकी औरतों को पढ़ाना चाहता हूँ या बाकी महिलाओं को पढ़ाना चाहता हूँ। इस जो रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, जिसको क्रांति कहते हैं, उन्होंने उस क्रांति का उन्होंने शुरुआत की। उसकी स्टार्टिंग उन्होंने उनके घर से की कि जब हम लोग कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या हमें गाली नहीं देनी चाहिए, हम जब दूसरों को बताते हैं, लेकिन अगर वही आचरण हम खुद करते हैं तो इससे दूसरों जो समाज में है वो नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो इसके कारण और इसीलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी लाइफ पार्टनर को जो है, अपनी पत्नी को उन्होंने शिक्षा दिलाई। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दिलाई, और उसके बाद माता सावित्रीबाई फुले के साथ उन्होंने भारत में सबसे पहली महिलाओं के लिए स्कूल ओपन की, और उसमें सबसे ज़्यादा सात जो लड़कियां थी वो पढ़ रही थी, उसमें से 5 जो लड़कियां थी वो ब्राह्मण समाज की। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये कोई जो आंदोलन था ये वो किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जो चिंता थी वो भारत की सभी महिलाओं की चिंता थी, और इसीलिए उन्होंने भारत की सभी महिलाओं के लिए पहला स्कूल ओपन किया। उसके बाद भारत की महिलाओं के साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ये भी देखते हैं कि सबसे निचली जाति के लोगों को उन्होंने शूद्रा कहा है और अति शूद्रा कहा है। तो इन अति शूद्राओं को ना पहले शिक्षा का अधिकार है, ना संपत्ति का अधिकार है, और ना ही किसी व्यवसाय का अधिकार है। मतलब वो कोई काम भी नहीं कर सकते। उन्हें हर बार हर मोड़ पर उन्हें चुनौतियाँ फेस करनी पड़ी। उन्होंने हर फेस पर, हर स्टेप पर उन्होंने अपमान सहन किया। तो इस जो आचरण है या इस ट्रेडिशन को उन्होंने बदला है, उसके लिए भी उन्होंने भारत में पहली शूद्रों के लिए भी स्कूल ओपन की। और इसी के चलते और जो गई गुजरी या मतलब दकियानुसी परंपराएं हैं, जैसे सती प्रथा हुआ या फिर विधवा विवाह जैसे, मतलब एक अगर पुरुष दूसरी शादी कर सकता है तो हस्बैंड के मरने के बाद एक महिला को भी वो अधिकार होना चाहिए। इसलिए विधवा विवाह जैसी भी, पुनर्विवाह जैसे प्रथाओं का उन्होंने समर्थन किया। और इसके बाद इस आंदोलन में ज्योतिबा फुले ने भारत में की है। हालांकि बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर खुद फेस टू फेस फुले से नहीं मिले, लेकिन जो उनकी ख्याति उन्होंने सुनी थी कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एक इंसान है जिन्होंने असमानता को या असमानता का व्यवहार भारत से मिटाने के लिए इतने एफर्ट्स लिए, इतनी उन्होंने कोशिश की। हालांकि उन्होंने अपना घर छोड़ा, उन्हें खुद का जब बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्हें कहा गया था कि आप दूसरी शादी कर लो। तो दूसरी शादी करने के सुझाव पे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा कि अगर मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ तो क्या आप मेरी वाइफ की भी दूसरी शादी करवाएंगे। तो ऐसे मतलब प्रोग्रेसिव विचार के जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले रहे हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, ये हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन्हें गुरु के तौर पर स्वीकार किया। और उन्हीं की इस सब मतलब क्रांति को देख के बाबा साहेब आम्बेडकर को एक प्रेरणा मिली कि जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ये सब कर सकते हैं तो मैं भी ये सब कर सकता हूँ। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, संत कबीर और बुद्धा, ये 3 जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के गुरु रहे हैं। और इन्हीं की प्रेरणा लेते हुए उन्होंने जो भारत में असमानता का व्यवहार है उसको दूर करने के लिए भारत का संविधान लिखा। तो भारत का संविधान हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है ये अब मैं आपको बताऊँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने का नहीं। अगर कोई ब्राह्मण या उच्च वर्णीय लोग आगे से जा रहे हैं तो उनके सामने नीचे झुक के जाना है। और पेशवाओं के राज में तो उन्हें एक कटोरा या मटका ऐसे बांध के और पीछे झाड़ू लगा के चलना पड़ता था।
ये बहुत ही अपमाननीय था और इसका विरोध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं। और इसीलिए सबसे पहला जो उन्होंने अधिकार बनाया है वो कहता है कि हम भारत के लोग, मतलब हम सब भारत के लोग एक है और हम सबको एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए। तो ये बाबा साहब ने अपने फर्स्ट आर्टिकल में लिखा है, बताया है कि हम भारत के लोग हैं, भले ही वो किसी भी जाति का क्यों ना रहे और भले ही वो किसी भी निचली जाति का क्यों ना रहे, लेकिन उसको अपमानीय व्यवहार कभी ना किया जाए, उसके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमारे लिए लिखा है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि जिस गुलामी का कारण अशिक्षा है, वो अशिक्षा समाज से दूर होनी चाहिए और अशिक्षा हटाने के लिए बाबा साहब ने सबको एजुकेशन का अधिकार दिलाया है। तो भारत में सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा, ये अधिकार दिलाया था कि बच्चे जो है स्कूल जाते हैं नर्सरी से लेकर तो 7वीं कक्षा तक उन्हें फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे पड़े हैं वो सभी मैक्सिमम लोग, सभी मतलब मैक्सिमम, उसमें से ज़्यादातर लोग उच्च वर्णीय होने के कारण उन्हें ये समझ में आया कि ये जो गुलामी करने वाला समाज है, ये अगर शिक्षित हो जाएगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा, और उन्हें गुलामी करवाने की आदत पड़ी है। तो उन्होंने जो ये फ्री एजुकेशन है उसको नर्सरी से कक्षा 7 तक का कम करके उन्होंने सिर्फ नर्सरी के लिए रखा। अब नर्सरी में बच्चा क्या ही इतना पढ़ लेता है और उस फ्री एजुकेशन का मतलब ही क्या रह जाता है। तो इसकी वजह से हमारा एजुकेशन फिर से धोखे में आया है। और जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये फ्री एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये गवर्नमेंट स्कूल और भारत की सरकार की पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में कहा कि जो ये फ्री एजुकेशन है ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये देखना है कि उनकी स्टेट के सभी जो बच्चे हैं कक्षा नर्सरी से लेके कक्षा 7 तक उन्हें फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन हर स्टेट में बहुत मतलब इतनी ये एफर्ट्स लेने के बाद भी उस फ्री एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तीसरा जो अधिकार है वो है अच्छे हेल्थ के बारे में, अच्छा स्वास्थ्य सबको मिले। तो उसके लिए भारत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए जहाँ पे मुफ्त फ्री उपचार, फ्री टेस्ट्स, फ्री जांच, ऐसे बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है ये हमारे भारतीय संविधान में लिखी गई। लेकिन आज अगर हम लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, भले ही पैसा ज़्यादा क्यों ना लगे, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। तो क्यों हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी हुई है, जबकि वहाँ पर तो हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज़्यादा सोचा जाना चाहिए और फ्री में सोचा जाना चाहिए, उन्हें फ्री में ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए। तो फिर से गवर्नमेंट इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता गया है लोगों ने प्राइवेट चीज़ों को ज़्यादा उन्होंने प्रेफर किया है। क्योंकि जब पैसा आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर एक डॉक्टर की जितनी फीस है उससे भले ही कम फीस, मतलब जितनी गवर्नमेंट डॉक्टर की तनख्वाह है उससे कई ज़्यादा तनख्वाह वो प्राइवेटाइजेशन करवा के ट्रस्ट या फिर ट्रस्ट हॉस्पिटल्स या जो भी है जहाँ पे फ्री में लोगों को ना मिला, और ये ऐसे फैशन जैसे बनता जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा मतलब अटेंशन नहीं दिया जाता, उनको ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन ये सब गलत है। और फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ के अलावा भारत में सभी को वोट का अधिकार भारत में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलवाया है। और इससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी कि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मतलब लिखने से पहले ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये नेहरू के पिता उनको दी गई थी। उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो भी नेहरू है। हाँ, तो उन्हें दी गई थी। तो उन्होंने जो संविधान का स्ट्रक्चर ब्रिटिशों के सामने रखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो वोट का अधिकार है वो सिर्फ जो लोग टैक्स भर रहे हैं, जो शिक्षित है और जिनके पास संपत्ति है, ऐसे ही लोगों को दिया जाए। उनमें महिलाओं को वोट का अधिकार देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अब ये जो बात है ये है 1920 की, 1920 की बात है, जब नेहरू के पिता ने, जवाहरलाल नेहरू के पिता ने ये भारत के संविधान का जो स्ट्रक्चर है ब्रिटिशों के सामने रखा था। तो इस पर एकमेव इंसान है, एकमेव व्यक्ति है जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने ये कहा कि अगर हम आज के हालात देखते हैं तो पहले तो जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा ही नहीं है, वो अशिक्षित है और वो गुलामी कर रहे हैं, तो क्या आप इनडायरेक्टली गरीबों को और शूद्रों को और वंचितों को फिर से वोट के अधिकार से आप वंचित रखना चाहते हो? तो इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा है कि वोट का अधिकार हर एक को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो गरीब हो या वो अमीर हो, वो महिला हो या पुरुष हो, बस उसकी जो वय मर्यादा है, एज है, वो 18 ईयर्स से ऊपर की होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सभी को वोट का अधिकार मिला है। और जो हमें हमेशा ताना मारा जाता है कि डॉक्टर आम्बेडकर ने जो काम किया है बस SC/ST के लोगों के लिए किया है, इससे ये प्रूव होता है, वोट के अधिकार से ये प्रूव होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने सिर्फ किसी एक समाज के बारे में नहीं सोचा या किसी एक कैटेगरी के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पूरे भारत देश के बारे में सोचा है। और इसीलिए ब्राह्मण भी वोट कर सकते हैं, क्षत्रिय भी वोट करते हैं, और वैश्य भी करते हैं, माइनॉरिटीज़ भी करते हैं, और हम सभी वोट करते हैं, है ना। और इसमें ये भी नहीं है कि महिलाएं वोट नहीं कर पा रही है, हम सब जो है वोट कर सकते हैं। ये बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के बदौलत। और इसके अलावा जो बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखा है, ठीक है, हिंदू कोड बिल ये महिलाओं के बहुत ज़्यादा फेवर में रहा है, इसीलिए उन्हें ये कहा गया था कि ये बिल पास नहीं होगा। जब उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल रखा, प्रपोज किया, उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो उन्हें ये कहा गया कि ये बिल पास नहीं होगा। और ताज्जुब की बात ये है कि सबसे ज़्यादा विरोध, जबकि ये महिलाओं के फेवर में था, तो उच्च वर्णीय महिलाओं ने भी इनका विरोध किया है। और इस बिल को पास करवाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अपने पद से जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। तो इतनी बड़ी हिम्मत किसी और नेता ने नहीं दिखाई है हमारे भारत में। और ये हिंदू कोड बिल भी किसी एक महिलाओं के, एक कैटेगरी की महिलाओं के लिए नहीं था, ये भारत की सभी महिलाओं के लिए था। इसमें SC/ST, OBC, माइनॉरिटीज़, क्षत्रिय, ब्राह्मण सभी आते हैं। तो ऐसा होने के बावजूद भी हमें और बाबा साहेब को बस एक पर्टिकुलर समाज के नेता के बारे में जाना जाता है, हालांकि वो विश्व रत्न है और आधुनिक भारत के निर्माता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और इस हिंदू कोड बिल में जो कुछ मुद्दे हैं, इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो हिंदू कोड बिल में सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाए, नौकरी में दिया जाए, शिक्षा नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए, और महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, और महिलाओं के लिए वहाँ शिक्षा में भी उन्होंने रिजर्वेशन दिलवाया है। और इसके साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ये कहते हैं कि अगर महिला शिक्षित होती है और शादी होने के बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में उन्हें शायद जॉब छोड़नी पड़ जाए, तो शायद जॉब छोड़नी पड़ जाए, इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने उस प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स के पीरियड में भी उस महिला की सैलरी शुरू रहे और उसको छुट्टियाँ मिले, 6 मंथ्स की छुट्टियाँ मिले, ऐसी जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने करवाई है, ताकि महिला जो मतलब जिन्हें बच्चे, ये तो नैसर्गिक है कि बच्चे सिर्फ महिलाएं ही दे सकती है, लेकिन उसके कारण उन्हें पनिशमेंट ना मिले, वो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कहीं रुक ना जाए, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन्हें मैटरनिटी लीव्स की जो प्रावधान है वो दिलवाया है। और उसके कारण आज हम लोग जब देखते हैं तो सबसे उच्च वर्णीय महिलाएं सबसे ज़्यादा पोस्ट में है और वही इन सब फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले रही है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा साहेब फिर से किसी SC/ST समाज के लिए उन्होंने किया है, ये तो सबके लिए किया है। और इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये कहा है कि भले ही जो जातियों में जो भेदभाव होता है वो तो होता ही है, लेकिन स्त्री और पुरुष में भी बहुत बहुत
बुरी तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनसे गैर बराबरी का व्यवहार किया जाता है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि स्त्री और पुरुष समान है और पिता की संपत्ति में स्त्री और पुरुष, बेटी और बेटे दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। वो महिला अगर चाहे तो वो भी अपने पिता की संपत्ति में अपना क्लेम कर सकती है, वो भी पिता को उसमें हिस्सा मांग सकती है। तो ये भी पिता की संपत्ति का अधिकार भी महिलाओं को दिलाया है। और इसके साथ बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने, ये तो कुछ हाइलाइट्स हो गए हैं हिंदू कोड बिल के। अब नॉर्मल जो बात करते हैं, स्त्री और पुरुष के अलावा जो लेबर एक्ट है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जब मजदूर देखते थे तो वो 14-14 घंटे की शिफ्ट करते थे। और 14 घंटे की शिफ्ट में एक तो 24 घंटे का दिन होता है और 6 घंटे जो नींद होती है वो बहुत ज़रूरी होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन उसमें बचे ही कितने घंटे, उसमें से 14 घंटे अगर वो मजदूर काम कर रहा है तो उसकी आयु कितनी कम हो जाएगी, वो खाएगा कब, वो अपनी दैनंदिन जो जीवन कार्यशैली है उसे कब निभाएगा। तो इस वजह से उसकी आयु कम हो जाती थी, लोग जल्दी मतलब थक जाते थे, वो ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे। तो बाबा साहब ने कहा है कि जो मजदूर है, और जो लेबर एक्ट के तहत, लेबर एक्ट में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने ये कहा है कि जो ये 14 घंटे है ये अमानवीय है, ये कोई मानवीय, ये गुलामी का व्यवहार है। इस गुलामी के व्यवहार को उन्होंने बंद करवाया, उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट करवाई है। और 8 घंटे की शिफ्ट सभी नौकरियों में हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा नौकरियों में है, और वो 8 घंटे की तनख्वाह लेके बस 2 घंटे का या 3 घंटे का काम लेके, और यू नो एवरीथिंग, राइट। तो मुझे अब उस बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदे जो है संविधान के वो अभी भी उच्च वर्णियों को हो रहे हैं, बिकॉज हम लोग अभी भी अपने अधिकार और हक समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं आज का मेरा जो आह्वान है वो हमारे सभी बुज़ुर्ग और युवाओं से है, क्योंकि बुज़ुर्ग भले ही अभी उन्होंने जितनी ज़िंदगी हमारे लिए काम किया है, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है बच्चों की पढ़ाई में, घर में, वो उन्होंने किया ही है। लेकिन इसके अलावा अभी एक और काम हमारे युवाओं के पास में है कि उन्होंने जो ये सब अभी हमें फैसिलिटीज़ मिली है, इस फैसिलिटीज़ का महत्व उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और इस फैसिलिटीज़ के भले हम लोग कहते हैं, मेरे मतलब बहुत सारे लोग, मैं जहाँ आईटी में जॉब करती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो 50-50 लाख का पैकेज उठा रहे हैं, और लेकिन उनको लगता है कि ये मैं बस होशियार हूँ इसलिए मैं इतना कमा रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे का कारण, होशियार हो, लेकिन अगर संविधान ना होता तो आपकी होशियारी किसी काम की नहीं थी। आपको आपकी कास्ट की वजह से कोई जॉब पे नहीं लेता, अगर आपको जॉब पे भी लेता तो वो गुलामी वाला जो है वो आपको जॉब मिलता, और गैर बराबरी का व्यवहार तो वो होना ही था। लेकिन इसके बावजूद जो आप ये कमाई कर रहे हो, इसके बावजूद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने, उनको इतनी अच्छी नौकरी मिली थी विदेशों में, लेकिन उन्होंने वो न एक्सेप्ट करते भारत में वो फिर से लौटे हैं, और अपने समाज के लिए इतनी जो जनता थी, मैं अभी भी मैं ये कहूँगी कि वो सिर्फ उन्होंने किसी एक कैटेगरी और कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया है, मैं फिर से बोल रही हूँ, भारत की जनता के लिए। तो भारत की जनता के लिए वो फिर से भारत में आए, उन्होंने अपना कीमती समय हमारे जो उद्धार के लिए है वो लगाया है। और अब हम अपनी, मैं मानती हूँ कि अभी हमारी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग हो चुकी है, लेकिन तभी भी अगर हम लोग हमारी दिन में थोड़ा समय निकालें, संविधान के बारे में जाने, बातें करें, डिस्कशन करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनके बच्चे पढ़ के सुनाएं, और जिनको पढ़ना लिखना आता है और वो जानते हैं किसी एक व्यक्ति को कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो उसके बारे में, संविधान के बारे में बताएं। और भारत के संविधान का जो ये आज का विषय है यूथ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि बच्चे ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। लेकिन बच्चों को ही जब उनके अधिकार और हक नहीं पता है तो वो कैसे भविष्य घड़ाएंगे। तो भविष्य बनाने के लिए सबसे पहले हमने बच्चों को बताना है संविधान के बारे में, उनको अवेयर करवाना है संविधान क्या है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें बच्चों को देनी है। और बच्चों के साथ साथ
जो हमारे वयस्क भी लोग जो जिनको संविधान के बारे में नहीं पता है, जब हम लोग गांव-गांव जाते हैं, मोहल्ले जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूर होते हैं, किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाए, उन्हें आज भी संविधान क्या है ये नहीं पता है। और जो जितना उनसे काम करवाया जाए, अभी हम फिर से देख रहे हैं कि जो लेबर आवर्स है, जहाँ पर फैक्ट्रीज़ में मैंने मतलब एक रिसर्च की थी, तो उसमें पता चला है कि फिर से 8 घंटे की ड्यूटी जो है उसको बढ़ा के 10 घंटे की ड्यूटी करवाई गई है, जिसमें फिर से जो मैक्सिमम जो मजदूर वर्ग है वो SC ST और OBC कम्युनिटी और माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटी से है, और जो मालिक है आज भी उनसे उतना काम करवा रहे हैं, उतने ही 8 घंटे की सैलरी है। और इसके अलावा भारत में जो छुट्टियों का प्रावधान है, हफ्ते में एक हफ्ते छुट्टी होनी चाहिए। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि लोग जो सोचते हैं कि दिवाली में हम लोगों को बोनस मिलता है, वो बोनस कोई मालिक खुश है या उसका ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उस वजह से नहीं। जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो ब्रिटिशों के यहाँ हफ्ते का पगार दिया जाता था, वीकली पेमेंट की जाती थी। तो भारत में एक साल में जो 365 डेज़ है, 365 डेज़ को हम लोग अगर देखते हैं तो 4 वीक का हम लोग 1 मंथ कंसिडर करते हैं ना। तो 1 मंथ की सैलरी जो है वो हम यहाँ पर पेमेंट जो लेते हैं वो महीने के सिस्टम से लेते, लेकिन ब्रिटिश जो पेमेंट करते थे वो वीकली सिस्टम में। तो 4 हफ्ते का 1 महीना, लेकिन हमारे कुछ महीने ऐसे जिसमें 1-2 दिन ज़्यादा कम होके वैसे 4 हफ्ते फिर से बच जाते हैं। तो भारत में जो ये बोनस का जो प्रावधान है वो किसी मालिक की खुशी की वजह से नहीं है या दिवाली की वजह से नहीं है, ये बिकॉज ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो 4 हफ्ते बचते हैं वो हमारे मजदूरों की कमाई है, वो मजदूरों ने काम किए हुए हफ्ते हैं, तो उन्हें उसका जो क्या बोलते उसे पगार जो है, उनका कॉम्पनसेशन जो है वो 4 हफ्ते का उन्हें 1 महीने का बोनस के तौर पर मिलना चाहिए। तो ये भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से सबको मिल रहा है। और इसके अलावा बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत सारे मैं कहूँगी कि हमारा पूरा जीवन जो है वो आज उनकी वजह से अच्छा चल रहा है। हम लोग खा अच्छा रहे हैं, पी अच्छा रहे हैं, हम समाज में सर उठा के चल रहे हैं। ये सम्मानपूर्वक जो जीवन है हम लोग, मतलब हालांकि अभी गांव और बहुत सारी जगह पे अभी भी असमानता का व्यवहार होता है, लेकिन कुछ को जो लोग हमारे सामने आए हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो समाज या जो लोग अभी भी पीछे रह गए हैं, हमें उन्हें अपने साथ लेके आना है। तो इसके लिए मैं यही कह रही हूँ कि आपको कोई NGO ओपन करना है या कुछ नहीं, पहले तो हमें अपनी जातियों में हम लोग जो ये बटे हुए हैं, हमें वो जाति भूलनी है। जाति भूलने के लिए हम लोगों ने बाबा साहेब भी इंग्लिश में लिखा करते थे, तो उन्होंने लिखा है कि इंडिजिनस पीपल। तो इंडिजिनस का हिंदी या मराठी में जो अनुवाद है वो होता है मूल निवासी। तो यहाँ के भारत के जो इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया आर नो वन बट द मूल निवासी लोग जो है, जो कास्ट नहीं थी, कैटेगरीज नहीं थी और वर्णास नहीं थे, तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे। तो आज भी हम आपसे अपील करते हैं कि आपने भी ये मूल निवासी जो पहचान है उसे अपनाना है, ताकि जातियों में बटे हुए लोग इकट्ठा आए, अपने हक और अधिकार समझे, और जहाँ हमें हक और अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं उसके लिए हम एक साथ आकर संघर्ष करें। तो इसके लिए हमें मूल निवासी आइडेंटिटी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और मूल निवासी आइडेंटिटी के साथ में हम लोग ये भी कहते हैं कि आप ये जो सभी अब हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हमें नौकरियां नहीं मिल रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, हालांकि उसमें से अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ है। तो उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो भारत का ये जो फैसिलिटीज़ है ये सरकार ने देनी है, लेकिन कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, और जो भीख में भी हमें नहीं चाहिए। जो मांगते हैं वो भीख मांगते हैं, और हमें चाहिए, हम संघर्ष करके हमें अपने अधिकार जुटाने हैं, फिर से वापस लाने हैं। तो इसके लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। तो संघर्ष करने के लिए पहले आपको शिक्षित होना है, संगठित होना है, मूल निवासी आइडेंटिटी को अपनाना है। और सभी युवाओं को मैं फिर से अपना मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाई
तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी सोशल लाइफ में क्या हो रहा है, न्यूज़ पढ़नी चाहिए, हमारे देश में क्या हो रहा है। बच्चों के लिए जो खिचड़ी, आजकल तो खिचड़ी का जो मतलब स्टैंडर्ड है या क्वालिटी है, दैट हैज़ बिन फॉलन डाउन। मतलब इतनी घटिया तरह से हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखने के लिए इतने षड्यंत्र उन्होंने किए हैं, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे, उन्हें मतलब क्या कहते हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलता जाएगा कि हम भले ही भारत की जनता के साथ कुछ भी क्यों ना करें, ये सहते रहेंगे, लेकिन हम लोग सहने वाले नहीं हैं। हमें